फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जब हम एनालाइज किए तो 80 फंड्स थे, 80 फंड्स अवेलेबल थे, जिसमें से कुछ ही फंड्स अपने बेंचमार्क को जो निफ्टी 500 है उसको बीट कर सके। अब ये कैटेगरी 3 साल पुरानी है तो हमने 3 साल का परफॉर्मेंस बेंचमार्क लिया। अब इसमें जो इंडेक्स है उसने 20% पर ईयर का रिटर्न दिया है, 20% CAGR को। ये इंडेक्स को ही बीट 80 में से सिर्फ 24 फंड्स कर पाए, यानी 70% से ज्यादा फंड्स तो इंडेक्स को बीट ही नहीं कर पाए। और इसके बाद जो 24 फंड्स ने इंडेक्स को बीट किया वो हमेशा कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है ना। अब ये जो 24 फंड्स है ना, इन्होंने रिटर्न तो ले आया, लेकिन क्योंकि फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है तो हमें एक चीज ये भी देखनी थी कि ये रिटर्न कैसे आया। क्या बहुत ज्यादा रिस्क लेके आया? क्योंकि इंडेक्स है निफ्टी 500, उसमें 500 बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन हो सकता है फंड मैनेजर 1000वीं स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी में इन्वेस्ट करके रिटर्न ला रहा हो। तो ऐसे रिटर्न से हमें डर लगता है। ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न कोई भी ला सकता है। सेम या लोअर लेवल ऑफ रिस्क लो और फिर ज्यादा रिटर्न लाके दिखाओ ना। तो जब इस पैरामीटर में हमने चेक किया, शार्प रेशो कैसा था, स्टैंडर्ड डिविएशन कैसा था, बीटा कैसा था, तरह तरह के मैट्रिक्स यूज हुए, तो समझ में आया कि इन 24 फंड्स में से सिर्फ 9 फंड्स ऐसे हैं जो बराबर या कम रिस्क लेके, इंडेक्स के बराबर या कम रिस्क लेके उससे ज्यादा रिटर्न लेके आ रहे हैं। बाकी फंड्स ज्यादा रिटर्न लाने के लिए, ये कैटेगरी ऐसी है ना, क्रिएटिव लोग कुछ भी करेंगे, थोड़ी सी डेंजरस कैटेगरी है, ज्यादा फ्रीडम भी डेंजरस होती है। तो यहां फंड मैनेजर का रोल बहुत जरूरी है। तो यानी कि हमें यह देखना था कि जिस साल वो नहीं करेंगे इंडेक्स को बीट, उस साल क्या कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्या कुछ साल वो बीट करेंगे इस चांस के बेसिस पे, इस होप के बेसिस पे। कई फंड्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं क्योंकि वो उस साल अपनी फीस कम नहीं करेंगे जिस साल वो इंडेक्स को बीट नहीं करेंगे। तो मुझे परफॉर्मेंस टू फीस रेशो भी देखना है। तो हमने एक पैरामीटर सेट किया कि हम उन्हीं फ्लेक्सी कैप फंड्स को इंक्लूड करेंगे जिनकी फीस यानी टोटल एक्सपेंस रेशो 0.75% से कम है डायरेक्ट प्लान्स के लिए। इसके बाद फीस की बात आती है। तो जब ये मैट्रिक भी आ गया तो केवल 9 में से 4 फंड्स बचे जिनमें से हमें चूज करना था। ये चारों फंड्स अब आपके स्क्रीन पर हैं। ये क्यों आपके स्क्रीन पर हैं? क्योंकि ये चारों फंड्स डिसेंट चॉइसेस हैं, अच्छी चॉइसेस हैं। 80 में से ये 4। उसके बाद हम एक कदम और आगे बढ़े। फंड की हिस्ट्री, AMC की हिस्ट्री, फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस और हमारी हिस्ट्री भी। तो फिर से पिछले 6 सालों की तरह इस साल भी कैटेगरी विनर आया पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड। क्यों? क्योंकि AMC की रेप्यूटेशन, इन्होंने अपने नाम को मिंट करने के लिए सिर्फ स्कीम्स लाते जाओ, एक्सपेंस रेशियो कमाते जाओ, ऐसा नहीं किया। आज भी इनके फंड्स लिमिटेड हैं, मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी है, फंड मैनेजमेंट टीम में स्टेबिलिटी। और तीसरा, लाखों इन्वेस्टर्स ने इंडिया में इन वीडियोस को, इस लिस्ट को पिछले 6 सालों में देख इन फंड्स को सिलेक्ट किया होगा। तो जब इस फंड में कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ बुरा नहीं हुआ है, तो उनके पोर्टफोलियो में शिफ्टिंग हो जाए, वो घबरा जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। थोड़ी कंसिस्टेंसी वी शुड ऑल्सो मेंटेन इफ वी आर आंसरेबल टू आवर व्यूअर्स। तो ये सारे कारणों से इस कैटेगरी में फिर से इस साल का विनर 7वीं बार लगातार जो इस लिस्ट में हमेशा से है वो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। अब अगली कैटेगरी, लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब इसमें भी प्रोसेस वही था। स्टेप नंबर 1, इस कैटेगरी में 30 फंड्स थे, कितनों ने अपने बेंचमार्क को बीट किया, उसी में ना 80% से ज्यादा फंड्स बाहर हो गए। 30 में से सिर्फ 5 फंड्स ऐसे थे जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया। स्टेप नंबर 2, किसने लोअर या सेम लेवल ऑफ रिस्क लेके बीट किया, ज्यादा रिस्क नहीं लिया, एक फंड और एलिमिनेट हो गया, 4 फंड बचे। फिर आया एक्सपेंस रेशियो, किस फंड का एक्सपेंस रेशियो इज रीजनेबल, 4 में से 3 फंड बचे। ये तीनों ही फंड अब आपके स्क्रीन पर है, तीनों अच्छी चॉइसेस हैं। 30 में से 3 को चूज किया गया है, आपके स्क्रीन पर ट्रांसपेरेंटली है। तो इस साल का विनर भी है कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। तो जब कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं तो वी आर स्टिकिंग विद कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज।